हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हिमांशु फार्मा कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो ये सबसे पहला चैप्टर है जो कि इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लॉ क्या होता है। ठीक है, तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटीज दैट से व्हाट थिंग्स पीपल में डू एंड व्हाट मे नॉट डू। मतलब कि है लॉ मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, एक तरह से मतलब एक सेट है नियमों का पूरा, जो कि हम लोग की गवर्नमेंट बनाती है या तो अथॉरिटीज़ बनाती है। ठीक, जो कि हम लोग के पीपल को लेके मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये एक नियम बनाती है, जिससे कि हम लोग की सोसाइटी आगे बढ़ सके, जिसमें सिटीजन्स हमारे प्रोटेक्ट हो सकें। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एथिक्स क्या होता है। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज अ Ethics are the principles that guides a person or society to decide what is wrong or right. एथिक्स जो कि है एक तरह से प्रिंसिपल है जो कि हम लोग के पर्सन को गाइड करता है एक सोसाइटी में कैसे डिसीजन क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ों को एथिक्स मैनेज करता है। ठीक है, क्या उसमें बैड है क्या गुड है, क्या जस्टिस है क्या इनजस्टिस है, क्या इनजस्टिस है, ये हम लोग का एथिक्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो सो लॉ एंड एथिक्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन द सोसाइटी। देखिए, जो लॉ एंड एथिक्स है ये दोनों साथ में मिलाकर हम लोग के सोसाइटी के अंदर एक शिष्टाचार की तरह या एक नियम की तरह पूरा मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम लोग की सोसाइटी चल पाती है एक अच्छे तरीके से। ठीक है, देखेंगे व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ठीक, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ज्यूरिस मतलब होता है लॉ एंड प्यूरिडेंटिया मतलब होता है नॉलेज और साइंस। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरह का लैटिन वर्ड है जो कि ज्यूरिस मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंटिया मतलब होता है नॉलेज और साइंस। ठीक, ज्यूरिस्प्रूडेंस हैव आल्सो कॉल्ड बाय साइंस ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ लॉ। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम साइंस ऑफ लॉ भी कहते हैं या फिलॉसफी ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स एंड इज ऑल्सो साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है जो भी लॉ है उसके प्रिंसिपल को या उसके अंदर के साइंस को पढ़ा जाता है, तो उसी को बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो उसमें फार्मास्यूटिकल मतलब कि उसके अंदर की जो भी फार्मास्यूटिकल्स काम आ जाएंगे, वो उसके जो भी नियम कानून आ जाएंगे वो हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक तरह से ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, जो कि हम लोग के जो भी ड्रग रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसके रिलेटिंग उसके प्रोफेशन है वो उसको मेंटेन करता है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, तो 7 जनरल प्रिंसिपल होते हैं लॉ के। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी। सुपरमेसी क्या होता है? एवरी पर्सन इज बाउंड टू ओबे द लॉज। ठीक है, हर एक कोई हम लोग के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वो एक जितने भी हर एक पर्सन है वो लोग एक लॉ में बने हुए हैं। ठीक है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है सबको। ठीक, नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड वुड बी ट्रीटेड इक्वली। कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है या और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो द लॉ रूल्स ओवर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द पर्सन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉ। देखिए, ये जो लॉ है ये इसके अंदर हर एक पीपल के ऊपर हर एक पीपल या जो उस कानून को बना रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है लॉ के, जो खुद वो बना रहे हैं उनके ऊपर भी वो लागू होते हैं हर एक नियम। ठीक, अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में क्या होता है? फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है,
हर एक कोई को अपना हक होता है चुनने का, ठीक, उसकी आज़ादी को चुनने का, ठीक है। इट गिव्स द इंडिविजुअल्स हिज ओन कंट्रोल एंड पर्सनल डिसीजन एंड चॉइस। देखिए इसमें क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में, कि हर एक कोई को अपना चॉइस, उसकी पर्सनल चॉइस को, उसके डिसीजन को, सब कुछ उसको कंट्रोल करने का उसका पूरा हक है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस? देखिए इट प्लेज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव रोल्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव रोल्स भी पूरा प्ले करता है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? सिक्योर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स, ठीक है। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है एडवांटेज के, ठीक है, पूरे जो भी बंटवारे हैं एडवांटेज या अपॉर्चुनिटीज जो भी है, बेनिफिट्स है, उन सारी चीज़ों को ये सिक्योर करता है, ठीक है। करेक्टिव जस्टिस क्या होता है? ठीक, करेक्टिव जस्टिस मतलब प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग रॉन्ग एंड इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनसेशन ऑन पर्सन डूइंग रॉन्ग, ठीक है। जो कि करेक्टिव जस्टिस ये होता है कि हम लोग के जो भी रॉन्ग हो रही है चीज़ें, उसको एड्रेस करता है, मतलब उसको एक तरह से जानता है पूरा, फिर उसके ऊपर जो भी गलत ऑब्लिगेशन लगाया गया, एक गलत उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं, उसको अच्छे से देखने के बाद वो एक अच्छे से डिसीजन लेता है, ठीक है। हर एक कोई को जिसका जो गलत है उसको गलत साबित किया जाता है, जो सही है उसको सही साबित किया जाता है, ठीक। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। लॉ शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जो लॉ है ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बना हुआ है, एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ। जो भी इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बनाया गया है, तो हमारे हर एक के ऊपर ये फॉलो होता है, हर एक के ऊपर ये लगाया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। इट इंश्योर्स फ्रीडम फॉर पर्सनल अचीवमेंट्स एंड नॉन इंटरफेरेंस बाई अदर्स, ठीक है। इसके मतलब प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी में क्या होता है कि हर एक कोई को फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है उसके अचीवमेंट्स करने में, उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना करने का किसी भी दूसरे के द्वारा, ठीक। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव को हटा देना, करेक्शन इन इम्बैलेंस एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस एंड बेनिफिट्स। देखिए इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी मतलब हर एक को समानता एकदम देखा जा रहा है, और हर एक लोगों को पूरा इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और उसके बेनिफिट्स के सबको फ़ायदे दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल टू सिक्योर फ्रेटर्निटी एंड टू प्रोटेक्ट them from exclusion, discrimination, subordination and oppression, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी मतलब होता है कि हर एक पीपल ऐसा लॉ बनाया जाता है कि ऐसा लॉ बना हुआ है कि हर एक लोग एक तरह से भाईचारा की तरह से रहे, मतलब किसी के अंदर ना ऊंच हो ना नीच हो, ठीक है, सबको एक सामान्य से देखा जाए, ठीक। अब देखेंगे हिस्ट्री क्या है फार्मेसी की, ठीक है। तो व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ केमिस्ट शॉप वॉज ओपनड इन अबाउट 1811 बाई मिस्टर बाथगेट हु केम टू इंडिया विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। देखिए पूरे भारत में सबसे पहले केमिस्ट शॉप हमारे 1811 में खुली थी, ठीक है, जो कि उसके ओनर थे मिस्टर बाथगेट, जो कि ये इंडिया में आए हुए थे, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आए हुए थे, कलकत्ता में ये जाके खुले हुए थे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट अनदर फर्म स्मिथ स्ट्रीट एंड को स्टार्टेड अबोतकार बाई शॉप इन 1821। देखिए जो अलग एक और नया फर्म खोला गया जो कि उसके ओनर थे स्मिथ स्ट्रीट एंड को स्टार्टेड अबोतकर बाय, उनकी जो शॉप थी वो 1821 में खोली गई, ठीक है। अब देखेंगे कुछ ऐसी कंपनियां जो कि उस टाइम में खोली गई थी, ठीक है। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स
a small factory was started in Calcutta in 1901 by आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा राय, जिनको हम लोग कह सकते हैं आचार्य पीसी राय इन 1901। देखिए सबसे पहले एक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से एक छोटी सी कंपनी खोली गई थी कलकत्ता में खोला गया था, जो कि 1901 में खोला गया था बाय द हेल्प ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा राय या आचार्य पीसी राय इन 1901 में एक छोटी सी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कंपनी खोली गई थी। ठीक है, अब देखेंगे जो नेक्स्ट कंपनी थी वो हमारे स्मॉल फैक्ट्री एट पारेल मुंबई वॉज स्टार्टेड बाई प्रोफेसर टी के गुज्जर इन 1903। एक छोटी सी फैक्ट्री खोली गई मुंबई के पारेल जगह पे, जो कि वो उसको स्टार्ट किए थे प्रोफेसर टी के गुज्जर इन 1903। ठीक, फिर अब उसके बाद एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा वॉज स्टार्टेड बाई प्रोफेसर टी के गुज्जर एंड बी डी एडमिन इन 1907। 1907 में जो कि एलेम्बिक केमिकल वर्क्स के नाम से बड़ौदा में गुजरात में बड़ौदा में ये खोला गया था बाय द प्रोफेसर टी के गुज्जर एंड बी डी एडमिन। ठीक, 1907 में। ठीक, अब कुछ और जैसे कि मोस्ट मेडिसिन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। देखिए जो मैक्सिमम मेडिसिन होती थी वो हमारे यूके से मंगाई जाती थी और फ्रांस और जर्मनी से मंगाई जाती थी। ठीक है, उस टाइम में हिस्ट्री है। और अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम लोग के वर्ल्ड वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से क्या इफेक्ट आया। ठीक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चीपर ड्रग्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हम लोग के वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ड्रग था वो चीपेस्ट फॉर्म में एकदम मतलब सस्ते दाव में एकदम उसको भेजा जाता था। ठीक है, अब्रॉड से। इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन मेड इंडिजीनियस ड्रग। ठीक है, अब वहाँ पे डिमांड बढ़ गई हम लोग के इंडियन, मतलब कि जो भारत में जो दवाइयाँ बनती थी वहाँ की, उसमें वहाँ पे अब्रॉड में वहाँ पे हम लोग के इंडियन मेड मतलब कि भारतवासियों के द्वारा जो भी दवाइयाँ बनाई जाती थी वहाँ पे उसकी डिमांड होने लगी। ठीक है, जिसको इंडियन मेड को हम लोग इंडिजीनियस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी देयर वॉज नो लेजिस्लेशन कंट्रोल ऑन अ ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशनल। देखिए जो स्टार्टिंग के 20th सेंचुरी थी उसके अंदर कोई भी कानून अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ड्रग को लेके या फार्मेसी प्रोफेशंस को लेके। ऑल दो द ओपीएम एक्ट 1878, पॉइजन एक्ट 1919 एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 वॉज प्रेजेंट। देखिए उस टाइम में जो पहले के जो भी एक्ट लागू हुए थे, ओपीएम एक्ट 1878 और पॉइजन एक्ट 1919 एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ये उस टाइम के पहले जो हम लोग के एक्ट लागू हुए थे वो हम लोग के फिर भी हम लोग के फार्मेसी प्रोफेशनल को या ड्रग के जो भी प्रॉब्लम थी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर बट दीज वर नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल ड्रग रिलेटेड इशूज़। देखिए बट ये जितने भी लॉ थे वो सबकी सफिशिएंट नहीं थे हम लोग के ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इन 1927 काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट गवर्नमेंट शुड टेक लेजिस्लेटिव एफर्ट्स फॉर अ ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। देखिए जो 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया गवर्नमेंट को कि जो कि हम एक तरह से कानून को एक अच्छे से बना सके फार्मेसी प्रोफेशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, फिर On 11th August 1930, Drug Inquiry Committee (DEC) was made under the chairmanship of late Colonel R.N. चोपड़ा। देखिए 11 अगस्त 1930 में एक कमेटी बैठाई गई, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो चेयरमैनशिप थे वो लेट कर्नल R.N. चोपड़ा थे। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड चोपड़ा कमेटी। ठीक है, उसको चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये 1930 में खोली गई थी। ठीक, इसका जो काम था, उसका जो टास्क था, टू इन्वेस्टिगेट ड्रग कंडीशंस एंड रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर फॉर मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ ड्रग। ठीक है, जो इसका मेन टास्क था
उसका मेन टास्क ये था कि ड्रग को उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, जैसे कि उसके मैन्युफैक्चर में, इंपोर्ट में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में और सेल्स ऑफ ड्रग्स में, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इन 1940 द ड्रग बिल वॉज पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन्फोर्स्ड इन 1947। देखिए जो 1940 में ड्रग बिल पास्ड हुआ, ठीक है, बट ये हम लोग के पूरा एक नियम बनाने के लिए, ठीक है, ये असेंबली मतलब कि लोकसभा में, मतलब कि एक कानून बनाने के लिए, मतलब कि बिल पास हुआ 1940 में, बट वो जाके बना 1947 में, ठीक। इन 1945 द फार्मेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। देखिए 1945 में फार्मेसी बिल एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि हम लोग के फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया को रेगुलेट, मतलब उसको चलाने के लिए, ठीक है, एंड पास्ड 1948 एज अ फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, उसको पास किया गया 1948 में एज अ फार्मेसी एक्ट 1948 की नाम से, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 वाज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल था 1945 में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया एंड इट वाज सेट ऑफ रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। ये जो भी पूरा कॉस्मेटिक एक्ट को के अंदर जो भी कॉस्मेटिक सेल्स थे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग थे, सब थे उसके अंदर उसको पेश किया गया, ठीक है, उसके ऊपर जो भी पूरे नियम कानून लगाए गए, ठीक। फिर उसके बाद इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष इंडियन फार्माकोपियल कमिटी वॉज स्टेबलाइज्ड एंड अंडर दिस कमिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई वॉज मेड इन 1949। देखिए जो कि 1948 में चेयरमैनशिप ऑफ बी एन घोष के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वॉज स्टेबलाइज्ड, ठीक है, 1948 में बी एन घोष के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, ठीक, जो कि हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ का निर्माण हुआ उस समय 1949 में, ठीक। अब इन 19 जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का जो निर्माण हुआ, ये पूरा मतलब कि दवाई और मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल जो भी वर्क्स थे उन सबको हैंडल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इन 1970 द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ वाज पास्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ ड्रग, ठीक है। उस टाइम में 1970 में सबसे पहली बार ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को पास किया गया, ठीक है, उसको प्राइस ऑफ ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है। अब देखेंगे कि जो भी ऐसे प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन में कुछ ऐसे ड्रग के ऊपर एक्ट लागू हुए हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो सम एक्ट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी, ठीक है। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग के रिलेट करते हैं ड्रग एंड फार्मेसी से, ठीक है। तो सबसे पहला है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, ठीक। फिर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स, ठीक, जो कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के ऊपर जो ये एक्ट हमारा 1985 में बना हुआ था, ठीक। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इन 1954, ठीक है। जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ है ये हम लोग के 1954 में बना था। और लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ इन 2013, ठीक है। जो हम लोग का लेटेस्ट डीपीसीओ है ये हम लोग के 2013 में बना, ठीक। फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, जो कि हम लोग के जो भी एनिमल हैं उनके ऊपर जो भी नुकसान हो रहे हैं, मतलब उसको मारे जा रहे हैं, उसको उसको रोकने के लिए 1960 में एक एक्ट बना गया। फिर पॉइजन एक्ट बना 1919 में,
फिर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल इन 2019, ठीक है। 2019 में ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर रूल बनाए गए, ठीक। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को रूल उसके 2016 में बनाए गए। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना। फिर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना 1951 में। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 एंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये पूरे रूल्स थे एंड ये पूरे इंट्रोडक्शन था फर्स्ट चैप्टर का। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।